नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर श्रीराम कारगावकर और आपका टीचर। कैसे हो आप? आज मैंने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एफआईबीएससी कंप्यूटर साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और जो भी लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए एंड तक आप देखिए तो उसका आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन बैंक आप देखोगे, आधा नहीं देखोगे या फिर ज़रा सा देखोगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा ना हो। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एफआईबीएससी कंप्यूटर साइंस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो पेपर है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशंस, रैंडम वैल्यू जैसे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको एक एक यूनिट स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत से अगर आपने इसको पढ़ा है तो ये लिंक होती है। अगर आपको पिछला टॉपिक समझा है तो नेक्स्ट टॉपिक समझ में आएगा, और जो करंट टॉपिक है उसके बेसिस पे नेक्स्ट टॉपिक से लिंकिंग है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अगर काउंटिंग प्रिंसिपल्स पता है तो आप सैम्पलिंग इवेंट्स, सैम्पलिंग एंड इवेंट्स आप पढ़ सकते हैं। सैम्पलिंग एंड इवेंट्स अगर आपको समझ में आया है तो ही आप प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर अगर आपको अच्छे से आता है क्लासिकल डेफिनेशन, तो आपको आगे की प्रॉपर्टी जो कंडीशनल प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आप वीडियो आधा ही देखते हो तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर लाभ चाहिए तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में 4 थ्योरी है, 4 यूनिट्स है। तो पहला यूनिट है क्लासिकल डेफिनेशन, यानी कि जिसमें बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको बताया गया है। ओके, देन उसके बाद दूसरा जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस इवेंट्स के ऊपर है, एडवांस थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। और तीसरा है रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर है, और चौथा है डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 यूनिट्स है। तो आइए इनके बारे में हम अभी सोचते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन बैंक बनाए हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक थ्योरी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल किसके ऊपर आ सकते हैं। आपको बता दूं कि इसका रेशियो क्या रहेगा। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट 60% थियरी, 40% न्यूमेरिकल, या फिर अभी 50-50 आप कंसिडर कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 50% थियरी, 50% न्यूमेरिकल। तो थियरी पार्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप कर सकते हैं एडिशन थ्योरम एंड मल्टीप्लिकेशन। काउंटिंग प्रिंसिपल्स है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स आप कर सकते हो, प्रिंसिपल आप कर सकते हो। एडिशन प्रिंसिपल यानी कि क्या, दो चीज़ें अगर आपको, दो में से कोई एक चीज़ अगर आपको करना है, परफॉर्म करना है, तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं। सपोज आपके पास ब्लैक पेन, आपके पास 4 ब्लैक पेन है और 5 ब्लू पेन है, तो अगर एक सिलेक्ट करना है तो आप 5+4 वे से कर सकते हो। तो ये एडिशन थ्योरम यही बताता है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या बताता है कि अगर आपको दोनों सिलेक्ट करना है एक एक, तो आपको कितने तरीके से कर सकते हैं आप, 5 × 4 वे। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली पुटअप कीजिए, आप अपने लैंग्वेज में इसे लिख सकते हैं। सारे कंसेप्ट आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको वो अच्छे से समझ में आए। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, और मैं ये प्रमोट नहीं करूंगा कि आप रट्टा मार के जाओ, तो वो सोल्यूशन नहीं होता है। आप समझ लो तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, ओन वर्ड्स। उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो इसका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, उसमें भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, द एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम इज यूनिक एंड सर्टन। आप कोई भी चीज़ एक बार करो, 4 बार करो, सेम आउटपुट आने वाला है, ये कंफर्म होता है, उसे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे कि आप सी प्रोग्राम लिखे हो, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का, तो अगर जब तक आप एल्गोरिथम में कोई चेंज नहीं करोगे तो आउटपुट सेम बताएगा, सेम। फिर इफ यू हीट द वाटर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। आप एक बार करो या 4 बार करो। ठीक है, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में अलग होता है। इसमें आउटपुट क्या आने वाला है ये यूनिक नहीं होता है, इट इज unknown. It is not unknown, but it is uncertain and not unique. Okay, the experiment in which the outcome is not unique, not unique, not certain. आप हर बार आउटकम चेंज होता रहेगा, और ये कंफर्म भी नहीं रहेगा। आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, नॉट सर्टेनिटी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट एक चीज़ इसमें होती है कि क्या हो सकता है, वो पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, सिंपल सा एग्जाम्पल। तो आप ये नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। और हर बार वो चेंज होगा। अगर आप 10 बार कॉइन टॉस करते हो तो ऑल द टाइम इट विल डिफरेंट सीरीज, है ना। जैसे कि आपके 2 फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड और दूसरे, दोनों फ्रेंड्स को आपने 10 बार कॉइन टॉस करने के लिए बोला है, तो दोनों के पास अलग अलग सीरीज बनेगी 10 टॉसिंग के, है ना, HTTS जो भी है ना? ओके, तो और एक एग्जांपल अगर ले, कार्ड, सिलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक। तो रैंडमली अगर आप पैक का कार्ड सिलेक्ट करते हो और देखते हो कि वो कौन से टाइप का है, हार्ट है, डायमंड है, क्लब है, स्पेड है, तो हर बार वो अलग अलग होते आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आउटकम इज नाइदर यूनिक नॉट सर्टन, बट वी नो द सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ऐसे को हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो याद रखिए, प्रोबेबिलिटी से जब डील करते हैं, प्रोबेबिलिटी डील्स विद द अनसर्टेनिटी, और हमें यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ही चाहिए। जहाँ पे फिक्स है, जहाँ पे सब प्रेडिक्टेबल है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज अ साइंस वेयर वी स्टडी द अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टन फिनोमिनॉन्स। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन आपको करना है, सैंपल स्पेस, इवेंट्स। सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं, इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स में क्या रिलेशन है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और इवेंट्स के क्या क्या टाइप है, इवेंट्स के टाइप है, सिंपल इवेंट है जिसमें एक ही एलिमेंट होता है, देन
श्योर इवेंट होता है, जिससे श्योर इवेंट यानी कि क्या होता है, इट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस, यानी कि थ्रोइंग अ डाई, सैम्पल स्पेस क्या रहेगा 1 to 6 नंबर 1 2 3 4 5 6। अगर आप ये इवेंट डिफाइन करते हो गेटिंग अ नंबर इवन और ऑड, तो 1 to 6 सारे के सारे आएंगे, तो ये श्योर इवेंट है। अगर आप ये डिसाइड करते हो थ्रोइंग अ डाई एंड गेटिंग 5, तो एक ही एलिमेंट आएगा 5, तो ये सिंपल इवेंट है, ठीक है। और इवेंट्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है। उसके बाद इम्पॉसिबल इवेंट है द इवेंट विच करस्पॉन्ड्स टू एम्प्टी सेट, यानी कि जिसमें कुछ नहीं होता है, जीरो भी नहीं होता है, ओके। तो थ्रोइंग अ डाई एंड गेटिंग 7, तो 7 तो है ही नहीं सैम्पल स्पेस में, तो वो एम्प्टी रहेगा, तो इसे हम 5 सिंबल 5 से डिनोट करते हैं, तो जिसमें कुछ भी नहीं होता है, इसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ये क्या होता है, दो इवेंट्स ए एंड बी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे जब उसमें कोई कॉमन नहीं होता, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। इसको अगर पुटअप किया जाए तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 एम्प्टी सेट, ओके। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कब कहेंगे, टू इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इफ देयर यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनमें से डेफिनेटली दो डेफिनेशन आपको जरूर आएंगे, ठीक है। सो प्लीज वॉच माई वर्ड्स एंड रिप्लाई मी आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। सो आई एम कॉन्फिडेंट इट विल बी आस्क्ड। तो जितना भी अभी मैंने डिस्कस किया है ना, उसके बेसिस पे कम से कम 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, एटलीस्ट आई कैन 5 to 7 मार्क्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन इट। उसके बाद हम आते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या होता है, पी ऑफ ए इक्वल्स टू ए अपॉन फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, एग्जॉस्टिव केसेस, पी ऑफ ए अपॉन एन, सॉरी हाँ, पी ऑफ एम अपॉन एन का जो फॉर्मूला आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, एम अपॉन एन। एम क्या होता है, फेवरेबल केसेस, एन क्या होता है, एग्जॉस्टिव यानी कि टोटल केसेस। तो इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। क्या है डेफिनेशन इसके, कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्लासिकल डेफिनेशन की क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं। कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स ऑफ व्हिच एम आर फेवरेबल टू द ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए डिनोटेड बाय कैपिटल ए इज पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको करना है, 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इसके साथ इसके लिमिटेशंस भी पूछते हैं, तो लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले लिमिटेशन जो है वो ये है कि दिस डेफिनेशन इज अप्लाइड ओनली इफ द सैम्पल स्पेस इज फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, काउंट करते आना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, यानी कि इसके फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी बात, इफ एन इज फाइनाइट देन इट शुड बी नोन। अगर वो नोन नहीं है, जैसे कि आपको अपने कॉलेज में कितने अगर गर्ल्स का प्रोपोर्शन कितना है या फिर बॉयज़ का प्रोपोर्शन कितना है, ये अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, ऑब्वियसली एन फाइनाइट रहेगा टोटल स्टूडेंट्स, है ना। बट अगर टोटल स्टूडेंट्स आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है, यानी कि अननोन है वो, तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने क्या कहा है, दिस डेफिनेशन कैन बी अप्लाइड इफ एन वैल्यू ऑफ इफ एन इज फाइनाइट बट इट शुड बी नोन वैल्यू, ओके। इसके बाद ऑल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली देन दिस डेफिनेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। तो इसके लिमिटेशन 3 ही है। पहली कि दिस डेफिनेशन कैन नॉट बी अप्लाइड इफ एन इज इनफाइनाइट, देन दूसरा एन इज फाइनाइट बट इट इज अननोन, देन तीसरा इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, यूनिट्स आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इक्वली लाइकली होना ही चाहिए। तो इसके बाद जो है थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। तो थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी जो है, इसके पहले एक टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी मॉडल्स। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, जैसे कि क्लासिकल डेफिनेशन में क्या होता है कि इवेंट्स की सारे आउटकम्स कैसे होने चाहिए, जैसे थ्रोइंग अ डाई 1 to 6 सारे इक्वली लाइकली होने चाहिए, इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/6 होनी चाहिए, बराबर। पर मैक्सिमम कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इवेंट्स को, कुछ आउटकम्स को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कि अंताक्षरी का कंपटीशन ले लो, तो जनरली ये देखा गया है कि गर्ल्स का विनिंग का चांसेस ज़्यादा होता है, बॉयज़ का कम होता है। या फिर अगर कोई क्रिकेट मैच अगर देखेंगे तो बॉयज़ का चांसेस ज़्यादा होता है जीतने का, है ना। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को ज़्यादा वेटेज होता है, तो ऐसे केस में हम क्लासिकल डेफिनेशन नहीं अप्लाई करते, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। तो ऐसे केस में हम प्रोबेबिलिटी मॉडल लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मॉडल में 2 कंडीशन है। कब हम प्रोबेबिलिटी मॉडल कहते हैं, फर्स्ट कि प्रोबेबिलिटीज विच वी असाइन आर पॉजिटिव, पी ऑफ ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और दूसरा है कि उनका टोटल समेशन पी ऑफ ए, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। बस ये 2 सिंपल से आपको कंडीशन याद रखना है, तो प्रोबेबिलिटी मॉडल कहलाएगा। उसके बाद थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, तो 5 थ्योरम्स है, वो 5 थ्योरम्स आपको याद रखने हैं। थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, उसमें आपको 5 थ्योरम्स है, वो उसके स्टेटमेंट ही आपको करना है, ठीक है। पहला थ्योरम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, पी ऑफ ए लाइज बिटवीन 0 and 1। दूसरा थ्योरम क्या है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ इवेंट बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 5, पी ऑफ 5 इज ऑलवेज 0, ठीक है। और चौथा थ्योरम क्या है, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए, ओके। और आखिरी वाला जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको आना ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसे हम एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको करना है एक्सियोम्स। देयर आर 3 एक्सियोम्स, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है हाउ मेनी एक्सियोम्स आर देयर, 3 एक्सियोम्स आर देयर, ठीक है। तो एक्सियोम्स आपको याद रखना है। पहला एक्सियोम क्या है, पी ऑफ ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, मींस ग्रेटर इक्वल्स टू 0। दूसरा एक्सियोम 2 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज 1। और तीसरा एक्सियोम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है।
उसके बाद तीसरा यूनिट है रैंडम वेरिएबल्स। तो रैंडम वेरिएबल्स में आपको क्या करना है, रैंडम वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक दूसरा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। दोनों के डेफिनेशंस आपको करना है। जैसे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पीएमएफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसे हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, ई ऑफ एक्स यानी कि नथिंग बट अर्थमेटिक मीन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थमेटिक मीन होता है एक्स बार, वैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अर्थमेटिक मीन का काम कौन करता है, ई ऑफ एक्स, ठीक है। उसका आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ये चीज़ आप बाय हार्ट लर्न कर सकते हो। उसके बाद वेरिएंस, मीडियन, ओके, तो और मोड, तो ये आपको करना है। वैसे ही कंटिन्यूस के लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है ये करना है, ओके। बाकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स, ये आपको करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कॉमनली है, बट एक जगह पे डिस्क्रीट है, एक जगह पे कंटिन्यूस है, बट कंसेप्ट वही है। बट उसके थोड़ा जो आप कंपैरेटिवली अगर पढ़ाई करते हो, यानी कि दोनों चीज़ें साइड में रखते हो, डिस्क्रीट के जो टर्म्स है, कॉन्सेप्ट्स है वो, और कंटिन्यूस के कॉन्सेप्ट्स है, इसको अगर कंपैरेटिवली करते हो तो आप इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। और अभी जो वीडियो अभी चल रहा है वो आपको पूरा देखना चाहिए, तभी आपको अच्छा फायदा होगा। ऐसा मैं समझना है कि आपको सबसे कुछ समझ में आ गया है और अभी आपको आगे देखने की जरूरत नहीं, तो आपकी बहुत बड़ी गलती यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और अगर आपको इसका फायदा हो रहा है तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट तो जरूर कीजिए। पेपर होने के बाद आप बताइए कि आपको हेल्प हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अभी जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये दोनों तरफ है, डिस्क्रीट में भी है और कंटिन्यूस में भी है, ओके। तो इसकी प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसे हम कैपिटल एफ कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कहते हैं, इसके नोटेशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और स्मॉल एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, या फिर ये। तो आप लिखने का तरीका थोड़ा सा प्रॉपर करना चाहिए। तो इसका तरीका जो है आप सीख लीजिए, कैपिटल एफ कैपिटल एक्स ही लिखना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जो है दोनों तरफ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में, आप अगर एक भी करते हो, आप थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो 5 प्रॉपर्टीज आप कर लो, और मान लो कि एग्जाम के वक्त एक हाथ दूसरा नहीं आया तो आप 4 तो लिख ही पाओगे। तो अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो कम से कम 4 प्रॉपर्टीज आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, हर बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, एवरी टाइम एंड इस दिस टाइम आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये आ सकता है आज भी, अभी नेक्स्ट एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से हो सकता है। उसके बाद हम आखिरी यूनिट के थ्योरी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, यानी कि एक तरीका पढ़ाई करने का मैंने डेवलप किया है, ओके। तो वो तरीका क्या है, व्हाट इज द मेथड। आपको सारे डिफिनेशन, सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आपको करने हैं, बट किस तरीके से करना है, एक पैकेज की तरह आप देखिए। मेन डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे आपको डिस्कस किए गए, यूनिफॉर्म, बाइनोमियल, पॉइजन एंड ज्योमेट्री। तो आप एक काम कर सकते हो, जिसको लर्न समझ में आ रहा है उन्होंने समझ के कीजिए, अगर किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनको बाय हार्ट ये कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये टॉपिक अगर आप स्किप करोगे तो आपको पास होने के चांसेस कम है, ठीक है। मैं एक बात आपको बता दूं, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको स्कोरिंग जस्ट आपको अगर पासिंग का भी देख रहे हो ना, 14 मार्क चाहिए, 15 मार्क चाहिए, 16 मार्क चाहिए, फिर भी आपको तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि आपको 25 से 30 मार्क का अटेम्प्ट करना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने पेपर लिखा तो वहाँ आप कॉन्फिडेंट हो गए, ऐसी बात नहीं है। आपने क्या लिखा है और कैसे लिखा है ये एग्जामिनर्स को पता होता है, ठीक है। तो अगर पासिंग के लिए अगर जाना है, सिर्फ पासिंग मार्क मैनेज करना है, तो कम से कम आपको 25 मार्क की तैयारी रखनी पड़ेगी कि 25 मार्क का मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। अगर आपको 20, 25, 30 मार्क चाहिए तो आपको ऑप्शंस के साथ सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। मेरी बात को समझिए, आप ऐसा मत सोचो कि आपने 15 मार्क का सॉल्व कर लिया, हो गया आपका पासिंग, फिर तो आपके पासिंग के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो मार्जिन रहता है, वो मार्जिन आप देखिए, जितना भी पासिंग आपको चाहिए उससे 8-10 मार्क का ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप मानते हो तो कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो अभी मैंने जो फॉर्मूला डेवलप किया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20-22 मार्क्स इसी टॉपिक के होते हैं पूरे पेपर में, भी तो ऑप्शन, इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको एक पैकेज मैं बता रहा हूँ, वो वैसे कीजिए, यूनिफॉर्म, बाइनोमियल, पॉइजन, ज्योमेट्रिक, बाय हार्ट, बाय अंडरस्टैंडिंग, जो भी तरीका है आपका, पर आपको डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, मीन, वेरिएंस, 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल, इन चारों का साथ करना है। अगर नहीं किया है तो आप एक काम कर सकते हो, एक पेपर लो, अपने नोटबुक में ये सब चीज़ें नोट करो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन, फॉर्मूला, मीन, वेरिएंस, 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल, या फिर आप एक चार्ट बनाओ, मार्केट में जाओ, तो मार्केट में जाके आप एक कार्ड यानी कि सेंचुरी पेपर जिसे कहते हैं, बड़ा पेपर लीजिए, या अगर आपके पास बड़ी नोटबुक है, वो बड़ी नोटबुक में आप क्या करो, कॉलम्स बनाओ, ठीक है। 5 कॉलम्स बनाओ, पहले कॉलम में डिस्ट्रीब्यूशन के नाम लिखो, ये चारों डिस्ट्रीब्यूशन, और पहले कॉलम में क्या लिखो, उसका डेफिनेशन लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में मीन लिखो, चौथे कॉलम में वेरिएंस लिखो, 2 रियल लाइफ एग्जाम, 5 इसमें लिखो। ऐसे कंपैरेटिवली स्टडी करो। देखो, कंस्ट्रक्टिव स्टडी करोगे तो आपको हमेशा फायदा होगा, कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो आपको बर्डन नहीं बनेगा, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो कि यूनिफॉर्म में ऐसी डेफिनेशन है, बाइनोमियल में क्या है, चेंज क्या हो रहा है, वो आप देख सकते हो, साथ में आपको सबकी पढ़ाई हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड।
अगर ये मेरे तरीका अगर याद है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक या फिर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से आपके चारों डिफिनेशन आपको याद हो जाएंगे। न्यूमेरिकल पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, न्यूमेरिकल पूछेंगे तो मीन एंड वेरिएंस पूछेंगे, ओके। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए पूछेंगे तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए पूछेंगे तो आपको तो फॉर्मूला याद ही है। न्यूमेरिकल पूछेंगे तो वो आपके पास मीन भी पूछेंगे, वेरिएंस भी पूछेंगे तो वो भी आपके पास है, ठीक है। तो ऑल इन वन आपकी पढ़ाई हो रही है उससे, ठीक है। तो ये करना है यूनिफॉर्म पर। अभी मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन के थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे इक्वल चांसेस होते हैं, है ना। जैसे कि देयर आर 5 फ्रेंड्स एंड 5 फ्रेंड्स एंड वन ऑफ द फ्रेंड हैज टू बी इलेक्टेड एज द कोऑर्डिनेटर, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल चांसेस 1/5, ओके। जैसे थ्रोइंग अ डाई, एवरी नंबर इज इक्वली लाइकली, तो 1/6 रहेगा। तो यूनिफॉर्म नाम में ही छुपा हुआ है, ओके। तो इसका जो भी फॉर्मूला है आपको पढ़ना है, यहाँ पे हर चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको इजीली आपके नोटबुक में मिल जाएगा। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल में क्या होता है, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, सक्सेस और फेल्यूर, ठीक है। तो बाइनोमियल आप कर सकते हो। बाइनोमियल में जब आप पढ़ते हो तो बर्नौली ट्रायल्स का भी एग्जांपल होता है। तो बर्नौली और बाइनोमियल में क्या डिफरेंस है, बर्नौली और बाइनोमियल में दोनों में सक्सेस एंड फेल्यूर ही होता है, तीसरा ऑप्शन नहीं होता है। बट बर्नौली यानी कि एक बार एक्सपेरिमेंट करना, बाइनोमियल मींस मोर देन वंस। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो टॉसिंग अ कॉइन इज एग्जांपल ऑफ बर्नौली एंड टॉसिंग मोर देन 1 कॉइन 2 3 n कॉइन्स इज बाइनोमियल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब किसी इवेंट के ऑकर होने के चांसेस कम होते हैं, रेयर, तो उसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक कंडीशन है, अदरवाइज इट इज इक्वल टू बाइनोमियल, ओके। वो क्या कंडीशन है, व्हेन यू गेट फर्स्ट टाइम सक्सेस, फर्स्ट टाइम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू अप्लाई द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें फर्स्ट टाइम ये वर्ड आप फाइंड आउट करो, अदरवाइज बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक में आपको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम सक्सेस, एक ही सक्सेस होता है उसमें, ऑल आर फेल्यूर्स, राइट। तो इन चारों डिस्ट्रीब्यूशन का आपको, जैसे कि मैंने पैकेज आपको बोला है, डेफिनेशन प्लस फार्मूला प्लस मीन प्लस वेरिएंस प्लस 2 रियल लाइफ एग्जांपल, ये चारों के करके रखो, यू विल बी बेनिफिटेड, ओके। उसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी अगर है तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल एंड पॉइजन और लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप बाय हार्ट कर सकते हो, ठीक है। और बेस थ्योरम का स्टेटमेंट, इतना आपको थ्योरी में करना है। मुझे पता है कि थ्योरी ये लिस्ट बहुत बड़ा हो गया है, तो आप जितना आपसे हो सकता है आप उतना कीजिए। इतना अगर थ्योरी आप करते हो तो आपको जरूर एक 18 से 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट इतना सफिशिएंट नहीं है, आपको न्यूमेरिकल्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूँ। तो न्यूमेरिकल्स आपको बेसिकली सैम्पल स्पेस एंड इवेंट्स के ऊपर आ सकते हैं। देन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसे कि डिफरेंट एग्जांपल्स है। अभी प्रोबेबिलिटी के अंदर में बहुत सारी वैरायटी है। कार्ड्स के एग्जांपल, देन थ्रोइंग अ डाई के एग्जांपल, 2 डाइज 3 डाइज, कार्ड्स में भी 1 कार्ड 2 कार्ड्स और n कार्ड्स, देन कमिटी इज फॉर्म आउट ऑफ मेल एंड फीमेल, है ना। तो इन नंबर ऑफ वेज इट कैन बी फॉर्म, या फिर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो आप जितना हो सके उतना आप जो सिंपल रेगुलर जो एग्जांपल्स आप कीजिए, आपके फैकल्टीज ने जो आपको क्वेश्चंस दिए उसकी वो आप उतना देख के जाइए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड कंडीशनल प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बहुत ही सिंपल है और इसके थ्योरम्स भी इजी है। एंड वी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट ए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो इंडिपेंडेंट कहते हैं। और ध्यान में रखना, ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो तीनों पॉसिबिलिटीज ए एंड बी डैश, ए डैश एंड बी एंड ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट, इसका थ्योरम भी प्रूफ भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको करना है। कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ओके, प्रोवाइडेड पी ऑफ बी इज नॉट 0। उसके बाद कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन ए भी हो सकता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए प्रोवाइडेड पी ऑफ ए इज नॉट 0। तो ये इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्रोइंग अ डाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑन द अपरमोस्ट फेस ऑफ अ डाई व्हेन अ डाई इज थ्रोन, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 2-3 एग्जांपल देख के जाइए। मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ओके, तो ये आपको करना है। और एक एग्जांपल है इसके ऊपर, वेरीफाई वेदर इट इज अ पीएमएफ और पीडीएफ, तो उसमें जो कंडीशन है वो याद रखना। पीएमएफ है तो 2 कंडीशन चेक करना है, एक है पी ऑफ ए इज पॉजिटिव और तीसरा सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। अगर पीडीएफ है तो पी ऑफ ए इज पॉजिटिव एंड सेकंडली इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज 1। तो पीडीएफ है, पीएमएफ है तो आप पी ऑफ एक्स यूज करते हो, पीडीएफ है तो एफ ऑफ एक्स यूज करते हो, पीएमएफ है तो आप समेशन साइन यूज करते हो, पीडीएफ है तो आप इंटीग्रेशन यूज करते हो। थोड़ा सा इंटीग्रेशन का पार्ट है वो देख लेना। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म, बाइनोमियल और पॉइजन के न्यूमेरिकल्स आपको करना है। तो न्यूमेरिकल्स में अगर आप इतना करते हो, हर एक के 2-2 एग्जाम्पल अगर आप देख के जाते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आप आराम से जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे आप एक 20 से 25 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। मैंने मिनिमम काउंट किया है, अगर आप मेरा A to Z अगर फॉलो करते हो तो आपको 25 मिनिमम मिलना है, अगर आप अच्छे से करते हो तो। डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो हम लोग एफर्ट्स तो देते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट हु इज ब्रिंगिंग इट इनटू प्रैक्टिस, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। सो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आपको हेल्प हो मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, मोस्टली FYBC कंप्यूटर साइंस
या फिर ऐसा नहीं कि एफ बेसिक कंप्यूटर साइंस में हर एक जिनको भी ये टॉपिक्स है उन सभी के लिए, सभी BBA BCom BCA BCS सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट पहुंचाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिटेड हो और उनके एग्जाम्स अच्छे जाए, उनको कंसेप्ट समझ में आए, यही मेरी कोशिश रहती है। अगर मेरे बेनिफिट का, मेरे गाइडेंस का अगर आपको ज़रा भी यानी कि फ़ायदा हुआ हो DS1 में या फिर MS में, जो भी मैंने मॉडल आंसर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताया था उसका, तो प्लीज़ 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 आप उसको कमेंट करिए और बताइए, ठीक है। अगर आपको फायदा हुआ तो आप चुप मत बैठिए, आप रिप्लाई दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ओके, एंड कलीग्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।